हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा था कि आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए और उनके प्रयोगों के रिजल्ट्स जो है वो उन्होंने नियमों के रूप में प्रतिपादित किए थे। आनुवंशिक लक्षण सजीवों में जितने भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन सभी लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इन आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही कहलाता है। मेंडल ने जो प्रयोग किए वो उन्होंने उद्यान मटर पर किए, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है, और उनके नियमों को हम मेंडलवाद कहते हैं या आनुवंशिकी के नियम कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए हमें कुछ विशेष वैज्ञानिक शब्द, तकनीकी शब्द, जिनका उपयोग इन नियमों को समझने के लिए किया जाएगा, आज हम उनकी जानकारी हासिल करेंगे। हाँ, आनुवंशिकी के तकनीकी शब्दों में सबसे पहले शब्द आता है जीन। जीन से बच्चों आप परिचित हैं, क्योंकि जीन जो है वो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक है। जीन वह कारक है जो किसी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, अर्थात वो एक कैरियर है। लेकिन जब मेंडल ने प्रयोग किए थे उस समय तक जीन की खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने जीन के लिए एक कारक शब्द इस्तेमाल किया था। तो उस समय के हिसाब से मेंडल के अनुसार वह कारक जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, यानी जनक के लक्षणों को संतान तक लेके जाता है, उस कारक के लिए उन्होंने जीन शब्द का इस्तेमाल जोहान्स बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा इस पे शॉर्ट आंसर में बनता है कि जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जोहान्स बर्ग ने किया था। मेंडल ने जीन को किस नाम से जाना था? मेंडल ने उसको कारक शब्द इस्तेमाल किया था। हम सभी जानते हैं, जब आप कोशिकाओं की संरचना पढ़ते हैं, कि कोशिका में एक बड़ा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, और क्रोमोसोम्स पर जो दानेदार रचनाएं हमें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, वही जीन कहलाते हैं। कोई भी जीन अकेला एक लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। ये जीन हमारी न्यूक्लियस में, हमारी कोशिका में जोड़े के रूप में रहते हैं। जीन का जो ये एक जोड़ा है, इसी जोड़े को हम युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी का मतलब है कि जीन का जो वो जोड़ा है वो किसी एक लक्षण को प्रदर्शित करता है। जैसे मानिए कोई पौधे की हम ऊंचाई लेते हैं, पौधे की ऊंचाई ली जाए और उसे हम पौधे की ऊंचाई को हम दो तरह से लिख सकते हैं। दो ऐसे लक्षण हो सकते हैं कि पौधा हमारा लंबा भी हो सकता है, पौधा हमारा छोटा भी हो सकता है। तो पौधा लंबा भी हो सकता है और बौना भी हो सकता है। लंबेपन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल टी, और बौनेपन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल टी। ये टी, ये क्या है, किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये एक जीन को प्रदर्शित कर रहा है। अभी अभी हमने आपको बताया कि ये जीन जो हैं ये किसी भी कोशिका में जोड़े में रहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पौधे की कोशिका में जीन टी और टी इस तरह से युग्म बनाकर रहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत, यानी कि लंबा और बौना। यदि जीन इस ग्रुप में इस तरह से जोड़े के रूप में रहते हैं, तो इसे भी हम युग्म विकल्पी कहेंगे। और अगर जीन स्मॉल टी इस तरह से रहता है, तो उसे भी हम युग्म विकल्पी कहते हैं। अर्थात युग्म विकल्पी क्या है कि जीन का वह जोड़ा जिसमें जीन जो है वो जोड़े के रूप में रहता है, लेकिन वो विपर्यासी भी हो सकता है और विपर्यासी नहीं भी हो सकता है, उन्हें हम युग्म विकल्पी कहते हैं। इसके पश्चात हमारा आता है समयुग्मजी और विषम युग्मजी। ये आपको इसी उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जब दोनों ही जीन एक समान हो, तो यहाँ पर बच्चों एक समान कौन कौन से जीनों का जोड़ा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ऐसे पौधों को, ऐसे जीन के जोड़े को हम समयुग्मजी कहेंगे। समयुग्मजी कहेंगे कौन से को? जिसमें दोनों जो जीन हैं वो समान हो, तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। और उस जीव को जिसमें ये लक्षण पाया, इसमें ये जीन का जोड़ा पाया जाता है, उसे हम समयुग्मजी जीव कहेंगे।
उसी तरह से जो स्मॉल टी का जोड़ा है इसे हम कहते हैं विषम युग्मजीव। क्या कहेंगे? विषम युग्मजीव, क्योंकि जीन के जो दोनों जोड़े हैं, दोनों एक जोड़े में जो दोनों जीन हैं वो अलग अलग हैं। एक लंबाई को प्रदर्शित करता है और एक बौनेपन को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार समयुग्मजीव और विषम युग्मजीव हो गया। आगे चलते हैं प्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी जनक से संतान पीढ़ी में जाता है, उस समय जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसी लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो प्रकट नहीं होता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। मान लीजिए जनक पीढ़ी में लक्षण कैपिटल टी है और ये मेल है और ये फीमेल है। जब इनसे लक्षण आपका पहली पीढ़ी में आए और पहली पीढ़ी में सभी लक्षण इस तरह से आए तो सभी पौधे कैसे बने? लंबे। अर्थात पहली पीढ़ी में केवल लंबाई का गुण प्रकट हो रहा है तो कैपिटल टी यानी लंबाई का गुण प्रभावी लक्षण कहलाएगा और स्मॉल टी बौनेपन का लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अर्थात वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो प्रकट नहीं होता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। आगे आता है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। ये भी आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। लक्षण प्रारूप का मतलब है कि जो पौधे आपके पास सामने हैं आप उनको बाहर से देखकर ये बता रहे हैं कि पौधा लंबा है अथवा बौना, तो उनके बाहरी स्वरूप को देखने पर हम जो अनुपात निकालते हैं उसे हम लक्षण प्रारूप कहेंगे। लेकिन अगर हम उनके जीन के प्रारूप को देखें कि उनकी आनुवंशिकी रचना में जीन किस प्रकार व्यवस्थित हैं तो उसे हम जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे इस पौधे का बाहरी प्रारूप हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वह पौधा लंबा है, तो इसका लक्षण प्रारूप हो गया लंबा। लेकिन अगर जीन प्रारूप देखें तो चूंकि इसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, यानी दोनों जीन इसमें दिखाई दे रहे हैं इसकी आनुवंशिक रचना में, लेकिन एक ही लक्षण प्रकट हो रहा है, तो इसे हम इसका जीन प्रारूप कहेंगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हमारी शब्दावली आती है एक संकर संकरण। तो सबसे पहले आपको इसमें संकरण वर्ड का अर्थ समझना चाहिए। संकरण का मतलब होता है क्रॉस। क्रॉस मीन्स आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि परागण की क्रिया होती है। पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। पुंकेसर से जो परागकण निकलते हैं वो वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और वर्तिकाग्र पर वो परागकण अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के पश्चात उनके केंद्रक आपस में मिलते हैं और युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन की क्रिया। लेकिन जब यही निषेचन की क्रिया हम कृत्रिम रूप से कराते हैं, यानी एक पुष्प के पुंकेसर और एक पुष्प के परागकणों को हम दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर डालते हैं और वो अंकुरित होकर जब वो नया बीज बनता है तो उस क्रिया को हम क्रॉस या संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण का मतलब है कि हम एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाते हैं। एक संकर संकरण का मतलब क्या है बच्चों? कि जब हम एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाते हैं या संकरण कराते हैं तो उसे हम एक संकर संकरण कहेंगे। द्विसंकर में दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो हम और उन दो लक्षणों की जो संकरण कराने से जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब तीन लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाता है और उसके रिजल्ट्स का अध्ययन करते हैं तो उसे हम त्रिसंकर संकरण कहते हैं। इसी प्रकार एक से अधिक, तीन से अधिक लक्षणों को लेकर जब क्रॉस करवाया जाए और उन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो उसे हम बहुसंकर संकरण कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये तो बात समझ में आई ही गई है। अब मुख्य बात आती है परीक्षण, संकरण और व्युत्क्रम संकरण। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो पौधे हैं, ठीक है, दो पौधे हैं जिसे हम जनक पादप कह सकते हैं, जिन्हें हम जनक कह सकते हैं। पहला पौधा मेल है और दूसरा फीमेल है। मेल पौधे में जो जीन का जोड़ा है वो है कैपिटल टी, यानी कि ये एक शुद्ध लंबा पौधा है, और फीमेल पौधा स्मॉल टी यानी शुद्ध पौना पौधा है। जब हम इसमें क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने का मतलब है कि युग्मकों का संलयन, लेकिन उससे पहले इनमें अर्धसूत्री विभाजन से जो है युग्मक बनते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हमारे पास दो तरह के दो युग्मक बनेंगे और दोनों ही युग्मक एक जैसे होंगे। दोनों ही युग्मक कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी।
इसी प्रकार जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे जो युग्मक बनेंगे उन युग्मकों में भी एक ही प्रकार का जीन होगा जिन्हें हम स्मॉल टी कहेंगे। जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक युग्मनज बनता है और उसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी कहेंगे। यानी कि ये पहली पीढ़ी आ गई, ये जनक पीढ़ी है और ये हमारी आ गई पहली पीढ़ी जिसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। पहली पीढ़ी में सभी पौधे हमें कैसे प्राप्त होंगे? लंबे प्राप्त होंगे, क्योंकि उनमें कैपिटल टी मौजूद है, प्रभावी लक्षण मौजूद है। और स्मॉल टी लक्षण तो है, जीन तो है, लेकिन वो अपना लक्षण प्रकट नहीं करेगा क्योंकि वो अप्रभावी है। अब यहाँ से ही हमारी बात शुरू होती है परीक्षण संकरण, जिसे हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण किससे कराया जाए? प्रभावी लक्षण वाले पौधे से कराया जाए। जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण से हम इसको क्रॉस करवाएं तो हमें जो पीढ़ी प्राप्त होगी या जो ये क्रॉस होता है इसे हम टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं। अर्थात हमने यहाँ से जनक पीढ़ी से लिया मेल, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है, और F1 यानी पहली संतान पीढ़ी से हमने जो हमारे पास जीन युग्मक बन के आए थे, युग्मनज बने थे, उनका हमने आपस में क्रॉस कराया। तो जो हमें अब इस पीढ़ी में जो भी कुछ प्राप्त होगा, इस प्रकार की क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अर्थात पहली पीढ़ी के युग्मनज का या पहली पीढ़ी के पौधों का संकरण जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण वाले पौधे से कराया जाए तो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। लेकिन यदि इसी F1 पीढ़ी का प्रयोग, इसी F1 पीढ़ी का क्रॉस हम अप्रभावी लक्षण से कराएंगे तो उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। यानी F1 पीढ़ी के पौधों का क्रॉस हम जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से कराते हैं तो उसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस कहेंगे। अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी ये F1 पीढ़ी हो गई, इसका क्रॉस हम करा रहे हैं जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण से, तो हमें जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो हमारी F2 पीढ़ी होगी। लेकिन इस प्रकार के क्रॉस को हम संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। तीसरा आया हमारा व्युत्क्रम संकरण, यानी कि हमने क्या किया, जो मेल था उसको फीमेल में कन्वर्ट कर दिया और फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात ये हो गया आपका फीमेल और ये हो गया आपका मेल। यानी फीमेल पौधे में प्रभावी लक्षण है लंबाई का और मेल पौधे में लक्षण है बौनेपन का। अब हम इस F1 पीढ़ी का प्रयोग यदि हम जनक पीढ़ी से कराएं, दोनों में से किसी भी एक से, तो उसे हम व्युत्क्रम संकरण कहते हैं या रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हमारा तकनीकी शब्द है एक संकर अनुपात। अर्थात जब हम एक लक्षण को लेकर संकरण कराते हैं तो उसका जो गणितीय रिजल्ट निकल कर आता है, जो हम पौधों का अनुपात निकालते हैं, हमारे रिजल्ट में जो अनुपात निकालते हैं उसे ही हम एक संकर अनुपात कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने एक ही लक्षण को लेकर इस क्रिया को, इस प्रयोग को किया था। जब हम दो लक्षणों को लेकर हम अपना प्रयोग दोहराते हैं तब जो हमारे लास्ट में F2 पीढ़ी का जो रिजल्ट निकल कर आता है उसके अनुपात को हम द्विसंकर अनुपात कहते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आज के जितने भी आनुवंशिक शब्द हैं, आनुवंशिक तकनीकी शब्द हैं जो मेंडल के नियमों को आगे एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करेंगे, वो आपको सबको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उस डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको इस तरह के वीडियोज़ और देखने को मिलते रहेंगे।